क्या वाकई मोदी और अमित शाह डर गए हैं? 5 अगस्त है आज, और ये 5 अगस्त की तारीख एक तरीके से ऐतिहासिक तारीख है। लेकिन 5 अगस्त को जब बीजेपी विपक्ष को डराती थी कि न जाने क्या होने वाला है, और 5 अगस्त से पहले टीवी में, अखबारों में इस तरीके से रिपोर्टिंग होती थी कि न जाने मोदी जी क्या लेकर के आ रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया, धारा 370 हटाई गई 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2020 को बीच कोरोना में मोदी जी मास्क पहन करके जाते हैं और राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होते हैं। राम मंदिर का भूमि पूजन उस दिन सरकार ने खास तौर पर 5 अगस्त को ही किया, और तब फिर उसके बाद में 5 अगस्त को लेकर के एक इस तरीके से चीजें चलने लगी कि इस बार 5 अगस्त को वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और 5 अगस्त को आमतौर पर हर बार मानसून सत्र रहता ही रहता है। जब 370 हटाई गई थी, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, मानसून सत्र चल रहा था। और बड़ी बात यह है कि आज 5 अगस्त को, आज पहली पुण्यतिथि है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की। और सत्यपाल मलिक बहुत कुछ ऐसा कह करके गए जो सरकार को बाद में पसंद नहीं आया। लेकिन आज 5 अगस्त को पूरी तरह से सन्नाटा है। आप टीवी खोल करके देखिए, कोई बात नहीं कर रहा है कि 5 अगस्त नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए स्पेशल है, ऐतिहासिक है। लेकिन सन्नाटा है, कोई चर्चा नहीं है। और तो और मोदी जी, अमित शाह देश की संसद के अंदर, जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है 20 तारीख, और 20 तारीख को ही वो लाठीचार्ज हुआ था, तब से लेकर के अभी तक संसद से नदारद हैं, गायब है, वो नजर भी नहीं आ रहे हैं। एक 5 अगस्त को वो दिन था जब सरकार वो 330 में थी, और जब सरकार का जब वहां पर तुती बोलती हुई नजर आती थी, अमित शाह की गर्जना वहां पर दिखाई देती थी, एक वो दिन था। और एक आज का दिन है, विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह इस्तीफा दो। विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह गायब क्यों हैं, अमित शाह देश की संसद में कब आएंगे। और तो और सरकार जो नया बिल लेकर के आई, जिसको कानून बनवा दिया पेपर लीक को लेकर के, वो भी सरकार के मंत्री, पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। यानी पूरी तरह से अब जो है वो मामला चौपट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब वही पुराना फॉर्मूला निकाला जा रहा है। पुराना फॉर्मूला कौन सा? हिंदू मुसलमान के ट्रैक पर वापस चलो। और अब दिल्ली के अंदर जो पहला भाजपा का जेनजी सम्मेलन हुआ, तो उसमें रमेश बिधूड़ी, नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में से एक रमेश बिधूड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई। एक कहावत गांव की है, वो मैं कह नहीं सकता हूं यहां पर, आप समझ गए होंगे तो समझ जाइए। वो जो गोबर के वो उपले बनाए जाते हैं ना, गोसे, वो कहते हैं कि वो वहां से सिर्फ वही निकलते हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। पता नहीं किसने जिम्मेदारी दी, कहां से प्रोग्राम अप्रूवल हुआ, और फिर कैसे जो रमेश बिधूड़ी सामने आए। और रमेश बिधूड़ी से आप उम्मीद ही क्या कर सकते थे। उन्होंने कहा कि ये जंतर मंतर पर पंचर वालों की औलादें बैठी हुई थी। तो पंचर वालों की औलादों के लिए मोदी जी रात रात क्यों जाग रहे थे? पंचर वालों की औलाद के लिए मोदी जी ऐसे वीडियो क्यों बना रहे थे? आज के अखबारों की अगर आप सुर्खियां देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये आप जागरण अखबार की पहली सुर्खी है, पहले पेज पर, और इसमें लिखा है जंतर मंतर पर हमले को पहुंच चुके थे 9 आतंकी, सुरक्षा देख करके पंजाब में लौटे, नाबालिग समेत 9 लोगों को धरा गया। अब ये हेडलाइन क्यों आई है? ये जो हेडलाइन है कि जंतर मंतर पर 9 आतंकी वो पकड़े गए हैं, और इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी थी कि उसके बाद में पंजाब लौटना पड़ा उनको, ये कहा जा रहा है।
और नाबालिग समेत 9 लोगों को धरा गया है। तो साहब फिर वो पंजाब इसमें क्यों बताया जा रहा है? या फिर अगर उस वक्त में जब चप्पा चप्पा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था, इंटेलिजेंस और सब कुछ, और देश की राजधानी में तो जब मानसून सत्र चलता है उससे पहले ही सब कुछ हाई अलर्ट पर चला जाता है। तो ये 9 आतंकी आ भी गए, चले भी गए। कमाल है साहब, क्योंकि मानसून सत्र 20 तारीख से शुरू हुआ, 25 तारीख को इस्तीफा हुआ, कम से कम 25 तारीख तक पूरा आंदोलन चला है। और जब मानसून सत्र चलना होता है उससे पहले ही 3-4 दिन पहले ही दिल्ली को पूरा सैनिटाइज किया जाता है हर तरीके से। तो ये आतंकी आए कहां से और आतंकी चले कैसे गए, ये खबर आई कहां से? और ये जागरण की खबर है पहले पन्ने की, जबकि दूसरी खबर जो भास्कर की है वो अपने आप में सरकार के ऊपर एक बड़ी चोट है। इसमें लिखा है 5 महीने में तेल 8 रुपए, दालें 6 रुपए और दूध 3 रुपए और चीनी 2.25 रुपए महंगी हो गई है। असल जो दिक्कत है वो ये है कि सरकार का जो इकबाल है वो सड़क पर तार तार हो रहा है। युवा जेनजी वो सड़क पर है। महंगाई, बेरोजगारी, उस सब से एक आम आदमी वो बेहाल है। डीजल और पेट्रोल एक बार जो ऊपर गया वो फिर वापसी नहीं आया। केवल डीजल पेट्रोल की बात नहीं है, दाल चावल चीनी दूध दही सब कुछ महंगा हो गया और वो वापसी नहीं आ रहा है। और ये पिछले 5 महीने का लेखा जोखा है। तो सरकार किस तरीके से काम कर रही है और सरकार किस तरीके से कामयाब हो रही है या सरकार किस तरीके से फेल हो रही है, सबसे बड़ी बात है। और अब 5 अगस्त पर ये लोग सिर उठा करके किसी तरीके से बाहर तक नहीं आ पा रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है अभी 5 अगस्त को पिछली बार ये कहा जा रहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन आ सकता है, सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल इंट्रोड्यूस कर सकती है। ये बातें निकल करके सामने आती थी। या ये भी चल रहा था 5 अगस्त को कि यूसीसी आ सकता है, पूरे देश के अंदर सरकार यूसीसी लागू कर सकती है। मतलब कुछ भी बेसिर पैर की बातें, इधर से उधर कुछ भी चला दो, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब तो यही कोई नहीं पूछ रहा है कि साहब 5 अगस्त है, कम से कम आज मोदी जी, कम से कम आज अमित शाह वो देश की संसद में आएंगे। सुनिए जरा बीजेपी के नवरत्न रमेश बिधूड़ी, वो पंचर वालों की औलाद बता रहे हैं। बरगलाकर बेकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, अब ये रमेश बिधूड़ी को मैंने क्यों सुनाया, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि देखिए बीजेपी कैसे पुराने ट्रैक पर वापस जा रही है। हिंदू मुस्लिम का जो बीजेपी का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट पिच है, फेवरेट ट्रैक है, जिसके अंदर उसको लगता है कि नहीं भाई यहां के तो हम बादशाह है, वहीं पर अब बीजेपी वापसी जा रही है। सुनिए जरा एक बार केशव प्रसाद मौर्य को। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं मदरसा जहां आतंकवाद वहां, जहां जहां मदरसे हैं वहां वहां आतंकवादी हैं या आतंकवाद है वहां पर। कमाल है साहब, मतलब आप एक डिप्टी सीएम है, आपकी 10 साल की डबल इंजन की सरकार चल रही है और फिर आप ऐसी बात कह रहे हैं। 10 साल के अंदर तो कब्र से भी आतंकवाद जो गायब हो जाना चाहिए था। अगर कब्र में भी कोई आतंकवादी पहले के सो रहे हों, उनकी भी हड्डियां गल जानी चाहिए थी। और आप कह रहे हैं कि साहब मदरसों में अभी भी आतंकवाद चल रहा है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। इसके बाद में कंगना रनौत, शायद बीजेपी कंगना रनौत को लेकर के ही इसलिए आई कि किसी तरीके से सुर्खियां बनती रहे। कंगना रनौत कह रही है कि
जो अभिनेत्री पहले न्यूट्रल रहती थी, वो जैसे ही मुसलमानों के टच में आती हैं वो एकदम एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट बन जाती है। एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट बन जाती है वो बिना नाम लिए कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा का जिक्र कर रही थी कि सोनाक्षी सिन्हा, उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, उन्होंने जहीर इकबाल से जो शादी की और उसके बाद में वो जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर के वो अपनी आवाज मुखर कर रही थी। अरे साहब, बीजेपी के अंदर कितने लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, जिन्होंने अपनी बेटियां वो ब्याही है मुसलमानों के घरों में। जरा देखिए, जरा कितने ऐसे हैं। और बहुत करीबी, पर्सनल तौर पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि ठीक है, किसी की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन कितने नाम ऐसे बड़े बड़े नेता, कई वीएचपी के नेता हैं, कई आरएसएस के नेता हैं, कई भाजपा में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपने घरों की बेटियों को मुसलमानों के घरों में ब्याया है। तो वहां आपको दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में कंगना कह रही कि भाई मैं खुल करके संगी बनना चाहती हूं। तो बनिए साहब, क्या दिक्कत है, आप भी संगी बनिए, लेकिन यह बता दीजिए कि जो इससे पहले संगी थे, जो अभी तक बन चुके हैं, अभी तक हैं, क्या उनके बच्चे वो पेपर लीक से प्रभावित नहीं होते हैं? उनके बच्चों का पेपर लीक नहीं होता है? क्या उनको डीजल पेट्रोल वो 100 रुपए से कम का मिलता है? क्या मिल रहा है संगी बन करके आपको? अगर कुछ मिल रहा हो, कुछ स्पेशल मिल रहा हो, तो बताइए जरा। देश में और बहुत बड़ी आबादी है जो गरीब है, बेचारी है, लाचारी है, वो भी बनेगी। लेकिन कंगना रनौत ये सारी बातें नहीं कह पाएंगी, और इसीलिए बस अनाप शनाप कभी कोई ट्वीट कर देना, कभी कोई वीडियो जारी कर देना, यही सब कुछ हो रहा है। और यही सब कुछ जो कंगना रनौत वो लगातार कह रही है। राहुल गांधी कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गए, और राहुल गांधी वहाँ पर तमिलनाडु के एक बड़े नेता हैं, उनकी किताब का विमोचन होना था, और वहाँ उन्होंने कहा कि आरएसएस क्षेत्रीय इतिहास को पसंद नहीं करता है। यानी जो भारत में हर तबके का एक अपना अलग अलग गौरवान्वित इतिहास है, उसको पसंद नहीं करता है, और इसीलिए उसको बदलने की बात करता है। आरएसएस इतिहास बदलना चाहता है, लेकिन सब खामोश हैं। सबको ये लग रहा है कि भैया अगर मोदी जी का विकेट चला गया, अमित शाह का विकेट चला गया, तो कम से कम 10 साल 15 साल के लिए भाजपा चली जाएगी। और मोदी जी और अमित शाह इसी तरीके से अगर बने रहे, तो ना जाने फिर किस तरीके से देश की जनता, देश की आवाम वो सड़क पर आ जाए। ये भी बड़ा चैलेंज है। कोई विद्यार्थी है क्या वहाँ? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं, ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। पंचर लगाने वाले मालूम ही आपको, वो लोग वहाँ पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहाँ पर कम थे। पंचर लगाने वालों की ही औलादे होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे। और बात केवल इतनी नहीं है। आरएसएस के सह सरकार्यवाह अतुल, उनको आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि आंदोलन का प्रयोग किया गया देश के खिलाफ विद्रोह करने के लिए, देशद्रोह करने के लिए आंदोलन का प्रयोग किया गया। यानी वो ये जो जेनजी है, उस जेनजी को देशद्रोही बता रहे हैं। सुनिए एक बार। भारत विरोधातलं एक आंदोलन, अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे। या अर्थाने बघा, अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन, या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे। या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी अब अपने पुराने ट्रैक की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। एक तस्वीर जरा ये भी देखिए। ये साहब को तो आप जानते ही होंगे, ये अनुज चौधरी हैं, ग्रामीण एएसपी हैं फिरोजाबाद के, और ये कह रहे हैं कि नमाज वो तो मस्जिदों में ही पढ़ी जाएगी। अब करोड़ों अगर कावड़िया आते हैं तो हवा में तो नहीं आ सकते, वो तो सड़क से ही आएंगे, और इसीलिए कावड़िया तो सड़क से ही आएंगे। असल में अभी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी, उनका एक बयान सामने आया था, और ओवैसी ने कहा कि अब देखो कावड़िए कैसे उत्पाद कर रहे हैं, और कावड़िए वो पूरी सड़क उनके लिए ब्लॉक कर दी गई है। कई दिनों तक सड़क ब्लॉक रहती है, जाम रहती है, बंद रहती है। अब कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, उल्टा
ये अनुज चौधरी वो केला बांट रहे हैं, पैर वहां पर दबाने का काम कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, नमाज तो वही मस्जिद में ही होगी। अभी पता नहीं 27 में लड़ेंगे या 29 में लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से इनकी बयानबाजी है तो इनका लड़ना आप तय मान करके चलिए। लेकिन फिलहाल जो कुर्सी पर हैं उनको अपनी चिंता हो रही है कि कहीं कुर्सी ना चली जाए, और इसीलिए हर दांव पेच इस वक्त में जो है आजमाया जा रहा है। और वो सब कुछ यही है कि कैसे एक आम आदमी वो महंगाई से, बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है। हेडलाइन से जो वो कैसे उसको गायब किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भैया दिल्ली में जंतर मंतर पर 9 आतंकवादी थे। खैर, अब क्या ही है, कैसे ही है, इस बात का तो फैसला समय ही करेगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।